लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है और ऐसे में इसकी चर्चा जमकर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार नई संसद में शपथ समारोह हो रहा है। इससे पहले ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूँ। विकसित भारत के 2047 तक के लक्ष्य को लेकर संसद का सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। पिछले 3 सप्ताह से हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए पानी कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पहले की तुलना में 100 mgd पानी प्रतिदिन कम दे रही है। तो वहीं आतिशी ने कहा कि 100 mgd का मतलब 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली को कम मिलता है, जबकि ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। और साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे बारहा गांव स्थित रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर पूजन और प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम यादव वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर रानी दुर्गावती पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही आदिवासी लोक कलाओं के कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के कामकाज को देखने के लिए एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को इस समिति की बैठक होगी। आपको बता दें कि 7 सदस्यीय समिति अगले 2 महीनों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक बार फिर से शरद पवार का हाथ थामा है। आज पाटिल एनसीपी दफ्तर में पार्टी में प्रवेश करेंगी। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी से नाखुश चल रही पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने आखिरकार बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल का सियासी पारा इन दिनों काफी हाई चल रहा है और ऐसे में बयानबाजी भी जमकर हो रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साजिश के तहत बेवजह टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और ऐसे में वो हताश हो चुके हैं। हताश होने की वजह से वो अब इधर उधर की बातें करना शुरू कर चुके हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता राज्य के दौरे पर हैं और इस बीच झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 52 सीटों के आंकड़े को लेकर तंज कसा और दावा किया कि वो प्रदेश में 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने काफी कम समय में राजनीति में अपनी पहचान बना ली है। राष्ट्रीय मंचों पर उनकी उपस्थिति से राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को नया स्टार प्रचारक मिला। कल्पना सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में कदम रखा। पति की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कमान संभालने का निर्णय लिया और छोटे राजनीतिक सफर में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब वे अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने में जुट गई हैं और लगातार गिरिडीह में कैंप कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। दिल्ली में गत शनिवार को हुई प्री बजट बैठक में शामिल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कैबिनेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष ये मांग उठाई। उद्योग मंत्री ने कागड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 3500 करोड़ की सहायता मांगी है, जबकि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा की क्षतिपूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए राज्य को देने की मांग की।